हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप लोग इस दौर में ठीक होंगे, कुशल होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। हम बात कर रहे थे डायनेमिक्स की, और डायनेमिक्स में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि हम क्या क्या टॉपिक डायनेमिक्स में कवर करने वाले हैं और किन किन कोर्सेज के लिए ये एप्लीकेबल है। आज बात करते हैं इसके इंडेक्स का पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट था बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स। बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जनरली हम बात करने वाले हैं कि डायनेमिक्स होती क्या है, डायनेमिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, बॉडीज क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, साथ ही साथ कंपोनेंट कैसे लेते हैं, इसके साथ साथ स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में चर्चा करके इनके अंदर हम कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स का सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि डायनेमिक्स होती क्या है। डायनेमिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट का। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में जानना ये जरूरी होता है कि सब्जेक्ट में आखिर हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो डायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है, उस डायनेमिक्स सब्जेक्ट में हम फाइनली क्या सीखने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिक्स, ठीक है। और मैकेनिक्स को हिंदी में बोलेंगे हम लोग यांत्रिकी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट बोल रहे थे सर हिंदी में भी बता दिया करो यांत्रिकी। अब मैकेनिक्स होता क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि जो डायनेमिक्स होता है, डायनेमिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। यांत्रिकी का ही एक जो भाग होता है वो भाग होता है गति विज्ञान। डायनेमिक्स को हिंदी में बोलते हैं गति विज्ञान। मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स किसकी ब्रांच होती है। कई लोगों के तो यही कंफ्यूजन होता है कि डायनेमिक्स मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है या फिजिक्स का सब्जेक्ट है। कई बार हम इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हैं तो कई बार हम इसको मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। फाइनली बात यह है कि जो मैकेनिक्स होता है इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। और साइंस के अंदर सब आता है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है, और भी कई तरीकों से बायोलॉजिकल साइंस, ये सब चीजें उसी का पार्ट है। मैकेनिक्स जो होता है, मैकेनिक्स कहता यह है कि मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है, ध्यान से समझना, साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी बॉडी की या कोई भी बॉडीज अगर हम ले लेते हैं, उस बॉडीज की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब वो बॉडी जो है दो सिचुएशन में हो सकती है, या तो हो सकता है कि वो मोशन के अंदर हो, इन मोशन, या फिर वो एट रेस्ट हो, मींस विराम अवस्था में हो, या फिर वो गतिशील हो। तो यदि कोई पिंड आपके पास में गतिशील अवस्था में है या फिर वो स्थिर अवस्था में है, तो उसका अध्ययन जो किया जाता है, उसकी जो स्टडी की जाती है वो की जाती है मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स क्या होती है, एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर किसी बॉडी की स्टडी की जाती है जब वो या तो इन मोशन हो या फिर वो रेस्ट पे हो। अब सिंपल सी बात है कि वो मोशन में होगा, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन मैंने नहीं बताई अभी। अगर कोई पार्टिकल आपके पास में रेस्ट पे है तो भी उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, और कोई पार्टिकल अगर आपके पास में, या कोई बॉडी, पार्टिकल की बात अभी नहीं करते हम लोग, कोई बॉडी अगर आपके पास में है और वो मोशन के अंदर है, मीन्स गतिशील है, चल रही है, मूव कर रही है, तो भी उसके ऊपर फोर्सेस लगते हैं। इसका मतलब मैकेनिक्स के अंदर ऐसे बॉडीज का स्टडी किया जाता है जो एक गिवन फोर्सेस के अंडर क्या करती है, या तो मूव करती है, या फिर वो क्या रहती है, स्टेबल रहती है, फिक्स रहती है, या रेस्ट पे होती है, या तो वो दिए गए बलों के अधीन विराम अवस्था में होती है, या फिर वो क्या होती है, गतिशील अवस्था में। तो अब समझिए कैसे। जैसे ये मार्कर, इस मार्कर को मैंने इस तरह से पकड़ लिया, मैं दो फिंगर से इसके दोनों एंड पॉइंट्स में लगा देता हूं। अभी ये क्या है, फिक्स है। फिक्स है इसका मतलब किस पोजीशन में है, ये रेस्ट के पोजीशन में। अब समझिएगा ये रेस्ट के पोजीशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, या इस पे फोर्सेस नहीं लग रहे, नहीं, ऑफ कोर्स इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, और कुछ फोर्सेस के कारण ही ये रेस्ट पे है या विराम अवस्था में। कौन कौन से फोर्सेस लगे हैं, आप सबने पढ़ा होगा जनरल फिजिक्स 11th 12th में, आप जानते हो कि अगर ये कोई बॉडी है तो इस पे इसका कोई मास होगा, और मास के कारण इसका जो होगा वेट लगेगा। वेट कितना है इसका, mg, जो नीचे की ओर लगता है। साथ ही साथ मेरा ये वाला फिंगर इसको यहां से टच कर रहा है, इस फिंगर और ये जो पॉइंट ऑफ इनका जो कॉन्टेक्ट है, इस पे क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। इसी प्रकार से इस वाले एंड पे क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये दो रिएक्शन फोर्स और एक वेट फंक्शन मिला करके इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, रेस्ट पे रख रहे हैं। तो इसका मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है, विराम अवस्था में है, तो भी उसके ऊपर क्या लगेंगे, बल लगेंगे, या इस तरह से कहते हैं कि वो कुछ बलों के अधीन विराम अवस्था में है, ठीक है।
इट इज इन स्टैटिक मोड अंडर द सर्टेन फोर्सेस, है ना। इसी प्रकार से ध्यान से देखो, अगर ये मूव कर रहा है, जैसे आपके पास बस चलती है, या फिर मान लेते हैं ये आपके पास में सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा इस तरह से मूव कर रहा है, इनसाइड मूव कर रहा है या आउटसाइड मूव कर रहा है, और ये मूव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इस पे भी क्या लग रहे हैं, कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। mg तो नीचे और लगेगा ही लगेगा हमेशा, और भी कुछ फोर्सेस है। अगर मान लेते हैं ये सरफेस है और ये रफ सरफेस है, तो इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। इसका रिएक्शन फोर्स होगा जो हमेशा कहाँ होगा, उसके सेंटर की ओर होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। तो अगर कोई बॉडी आपके पास में है और वो बॉडी अगर कुछ फोर्सेस के अंडर या तो वो मूव कर रही है या फिर वो स्टैटिक मोड में है, दोनों ही मोड के अंदर उसकी स्टडी जो की जाती है वो की जाती है मैकेनिक्स के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इस मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, उन फोर्सेस के बारे में या उन बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं जो मूव कर रही है, जो गतिशील अवस्था में है। दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं जिसके अंदर उन बॉडीज की स्टडी करते हैं जो स्टैटिक मोड में, स्टेबल है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, या हम कहें कि इज एट रेस्ट, विराम अवस्था में पड़ी हुई है। लेकिन इसका मतलब विराम अवस्था में, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई फोर्सेस नहीं लग रही। वो विराम अवस्था में है, वो स्टेबल है, वो स्टैटिक है, वो रेस्ट पे है, लेकिन किसके अंडर होता है, कुछ फोर्सेस के अंडर ही वो रेस्ट पे होता है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें कि मैकेनिक्स क्या होता है। जब भी कोई डेफिनेशन लिख रहे हो या कुछ भी आप नोट्स बना रहे हो, तो हमेशा केवल की पॉइंट्स लिखा करो, प्रॉपर मत लिखा करो, क्योंकि अब इतने बड़े हो गए हो, 9th-10th के स्टूडेंट्स तो हो नहीं कि प्रॉपर डेफिनेशन लिखो। आपको करना क्या है, की पॉइंट्स लिखना है। तो हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स क्या है, एक तरह की ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और सम ब्रांच ऑफ फिजिक्स, नॉट, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसके अंदर हम किससे डील करते हैं, हम डील करते हैं, डील्स विद द बॉडीज, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे क्या, उन बॉडीज के साथ डील करेंगे या उन बॉडीज की हम स्टडी करेंगे, कुछ भी लिख सकते हो। उस बॉडीज के साथ हम ट्रीट करेंगे जो या तो क्या है आपके पास में एक मूविंग पोजीशन में है, या हम बात करें कि जो मोशन के अंदर है, या फिर वो क्या है आपके पास में स्टेबल है। तो डील्स विद द बॉडीज, विद बॉडीज विच आर, या तो फिर वो क्या होगी आपके पास में इन मोशन, या तो वो गतिशील अवस्था में होगी, है ना। इन मोशन का मतलब या तो गतिशील अवस्था में होगी, या फिर हम बात करें कि वो किस पे होगी, रेस्ट पे होगी, विराम अवस्था के अंदर होगी। लेकिन मैंने बताया कि जब भी वो गतिशील अवस्था में है या फिर वो विराम अवस्था में है, दोनों ही केस में उस पर क्या लगेंगे, कुछ फोर्सेस तो कार्य कर रहे होंगे। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा अंडर द एक्शन ऑफ कुछ फोर्सेस, एक्शन मींस कार्य कर रहे हैं, एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस, जो भी आपको दिए गए या सर्टेन फोर्सेस भी आप लिख सकते हो। तो हिंदी में अगर बात करें इसको, तो यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जो कुछ दिए गए बल या कुछ निश्चित बलों के अधीन या तो वो गतिशील अवस्था में होती है या फिर वो विराम अवस्था में होती है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द बॉडीज विच आर एट रेस्ट और इन मोशन अंडर द सर्टेन फोर्सेज, अंडर द एक्शन ऑफ सर्टेन फोर्सेज। ये हुआ हमारा मैकेनिक्स की एक डेफिनेशन। इसी मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ जो है वो वर्ड है और उन वर्ड्स का मतलब समझते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार ये डायनेमिक्स में आएगा और स्टैटिक्स में भी बार बार वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पर आपके पास में कोई बॉडी जो है वो मोशन के अंदर कब होगी, गतिशील अवस्था में कब होगी। दूसरा वर्ड यहाँ पे है कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट पे कब होगी, विराम अवस्था में क्या होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है यहाँ पर कि बॉडीज क्या होती है। फोर्सेस तो आप लोग सब जानते ही हो, जनरली फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीन वर्ड और आ रहे हैं। इन तीन वर्ड का मतलब भी समझते हैं कि बॉडीज क्या होती हैं। बॉडीज और पार्टिकल मैं आपको अलग से बता दूंगा कि बॉडीज किसको बोलेंगे और पार्टिकल किसको बोलेंगे। कण क्या होता है और पिंड क्या होता है। बॉडी को हिंदी में पिंड बोलते हैं। इन मोशन का मतलब गतिशील अवस्था का मतलब क्या होता है और एट रेस्ट का मतलब होता है कि विराम अवस्था के अंदर कब होता है। तो इस वर्ड के बारे में बात करें हम लोग कि सबसे पहले वर्ड्स हमारे पास में है। सपोज मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, एट रेस्ट है, ठीक है। इसी की बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास में कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है वो विराम अवस्था में, इस विराम अवस्था का मतलब क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल इसी मार्कर की बात करते हैं, ठीक है। अभी और भी एग्जांपल्स रहेंगे जो हमारी जनरल लाइफ में आते हैं, लेकिन फिलहाल इस मार्कर को देखिए। ये जो मार्कर है ये आपके पास में क्या है, स्टेबल है, फिक्स है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है, या हम कहें कि ये रेस्ट पर है। ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। इस पे कुछ फोर्सेस लगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक फोर्स इसका नीचे लगेगा और एक यहाँ पे रिएक्शन फोर्स, जो भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इस जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है, इन फोर्सेस के अंडर ये जो मार्कर है, ये मार्कर क्या है आपके पास में, स्टेबल है, रेस्ट पर है।
अब रेस्ट पर है, देख कौन रहा है, मैं देख रहा हूं, इसके आसपास और भी चीजें हैं, ठीक है, जैसे मेरा हाथ है, मेरी आंखें हैं, मैं हूं, ये सारी चीजें इसको क्या कर रही है, नोटिस कर रही है। अब रेस्ट का मतलब क्या होगा कि यदि कोई पार्टिकल या किसी बॉडी की पोजीशन उसके आसपास की चीजों के सापेक्ष मींस विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडेड बॉडीज या सराउंडेड थिंग्स उसके सापेक्ष नहीं बदलती है, तो वो किस पे कहलाता है, आपका रेस्ट पे कहलाता है। मींस कोई बॉडी जो है वो विराम अवस्था में होगी यदि उसके आसपास की चीजों के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो। मींस अगर कोई आपके पास में इफ इट डज नॉट चेंज द पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडेड थिंग्स अराउंड इट, ठीक है, तो उसके आसपास जो भी उसके सराउंडेड थिंग्स ही बोल दो, तो उसके आसपास जो भी चीजें हैं उन चीजों के सापेक्ष अगर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, रेस्ट पे होगा। दूसरी चीज बात करें इन मोशन, तो सिंपल सी बात है कि अपने आसपास की चीजों के सापेक्ष यदि वो अपनी पोजीशन में अपनी स्थिति में बदलाव ला रहा है तो वो किसके अंदर हो जाएगा, इन मोशन में हो जाएगा। तो एट रेस्ट कब होगा, अपने आसपास की चीजों के सापेक्ष। अच्छा, इसको दूसरे वे में बोले तो इस तरह से बोल सकते हैं कि समय के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टाइम या समय के साथ साथ, ठीक है, अगर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। तो एट रेस्ट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग कि इट डज नॉट चेंज, या कोई भी बॉडी जो आपके पास में बदलती नहीं है अपनी पोजीशन को, इट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ किसकी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू, इसको इस तरह से WRT मैंने लिख दिया, विद रेस्पेक्ट टू का मतलब उसके सापेक्ष सराउंडेड थिंग्स, जो भी उसके पास में चीजें होंगी उसके सापेक्ष अगर अपनी पोजीशन को नहीं बदलती है, ऑब्जेक्ट्स लिख लो यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा, तो वो क्या होगा, आपके पास में पार्टिकल रेस्ट पे होगा। इसका मतलब कोई कण आपके पास में है, या कण की बात नहीं करें, हम बॉडी की बात करते हैं, यदि कोई बॉडी आपके पास में रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या होगा कि वो अपने आसपास की चीजों के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। और ऑफ कोर्स जब वो रेस्ट पे है, मैं बार बार बता चुका हूं कि उस पे कुछ फोर्सेस काम कर ही रहे हैं, कुछ बल जो है क्रियाधीन है। यहां पे ये हो गया रेस्ट। इसके अपोजिट क्या होगा कि अगर वो अपनी पोजीशन में चेंजेस कर लेता है तो क्या हो जाएगा, इन मोशन। तो इन दो वर्ड्स का मतलब तो हमें समझ में आ गया। तो रेस्ट क्या होगा, इट डज नॉट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, या बॉडी डज नॉट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडेड ऑब्जेक्ट्स, और कहीं बात इसी को हम ले लेते हैं टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर समय के सापेक्ष भी अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब वो कहां पे है, रेस्ट पे। ये तो दो वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि रेस्ट पे कब होगा और आपके पास में गतिशील अवस्था में कब होगा, इन मोशन में कब होगा। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। अपना टॉपिक है डायनेमिक्स, ये तो हुआ मैकेनिक्स। अब डायनेमिक्स में कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, इसी के दो पार्ट बनाते हैं। जब आपकी बॉडी जो है वो गतिशील अवस्था में इन मोशन हो और जब आपके पास में वो एट रेस्ट हो, तो दोनों की स्टडी क्या करते हैं हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि जब कोई बॉडी आपके पास में है और उस सर्टेन फोर्सेस के अंडर यदि वो मोशन के अंदर है, गतिशील अवस्था में, कुछ बलों के अधीन वो गतिशील अवस्था में है, तो उस सिचुएशन में उसकी जो स्टडी की जाती है वो स्टडी किस में की जाती है, डायनेमिक्स में। तो इसी के हम क्या करेंगे, दो पार्ट कर देंगे, सिंपल सा है। तो ये हो गया आपके पास में, एक तो हो गया डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स को हिंदी में बोलते हैं गति विज्ञान। एक हो गया आपके पास में स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स को बोलते हैं हिंदी में स्थिति विज्ञान। इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी होता है। तो एक हो गया डायनेमिक्स, एक हो गया स्टैटिक्स। तो डायनेमिक्स में हम क्या करेंगे, डायनेमिक्स में हम जनरली किसकी स्टडी करते हैं, जब आपका पार्टिकल किसके अंदर होता है, इन मोशन के अंदर। यदि आपका कण जो है वो गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील अवस्था में यदि कण है तो उसका जो अध्ययन है वो जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है, अभी किसकी ब्रांच है, ऑफ कोर्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। तो अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द इंपॉर्टेंट, वी डील विद द बॉडीज विच आर इन मोशन, इसको हटा दो, और अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस, दिए हुए बलों के अधीन यदि किसी पिंड की गतिशील अवस्था की जो अध्ययन है वो जिस ब्रांच में किया जाता है, जिस शाखा में किया जाता है यांत्रिकी की, उसको क्या बोलेंगे हम, डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या होगा, स्टैटिक्स आपके पास में हो जाएगा सिंपली जब आपके पास में जो बॉडी दे रखी है वो बॉडी किसके अंदर हो, आपके पास में रेस्ट हो, मीन्स विराम अवस्था में। अब दोनों को एग्जांपल्स को समझते हैं, जनरल लाइफ के एग्जांपल्स आप लेते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फोर्सेज आपने देखा होगा, एक स्प्रिंग, ठीक है,
स्प्रिंग अगर आपके पास में है और इस स्प्रिंग के एक सिरे को मींस एक एंड को मैं क्या करता हूं, यहां से बांध देता हूं। इस प्रकार की स्प्रिंग है, ठीक है। और इस स्प्रिंग का मास m है। आगे हम ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, आगे चल के हमारे सिलेबस में है ये। तो ये स्प्रिंग है, अभी ये पड़ी हुई है। अगर ये पड़ी हुई है तो किस मोड में, ये स्टैटिक मोड में। लेकिन इस पे मैं क्या करता हूं, कुछ फोर्स लगाता हूं। एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मैं इसको इस तरफ क्या करता हूं, खींचता हूं और इसको यहां तक लेके आ जाता हूं। लेकिन जैसे आप इसको यहां पर लाने के बाद छोड़ोगे, इस पे एक फोर्स कहां लगता है, पीछे की ओर लगता है, जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन का फोर्स। हम अपने बेसिक्स में बात भी करेंगे कि अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, आकर्षण के बल क्या होते हैं। तो जैसे आप इसको यहां से छोड़ोगे, अभी यहां तक जब आपने खींच के आपने अपने को, जैसे मान लेते हैं ये आपका स्ट्रिंग है या फिर स्प्रिंग है, इसको आपने यहाँ पे एक एंड आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे इसको खींच के यहाँ ले आए, अभी भी ये विराम अवस्था में। लेकिन जैसे आप इसको यहां से छोड़ोगे, छोड़ती स्प्रिंग जो है अपनी जो मेन पोजीशन, जो मूल अवस्था है, उसके अंदर आने की कोशिश करेगी और वो इस तरह से क्या करती है, एसएचएम करती है, आपने पढ़ा होगा। तो अब बॉडी जो स्प्रिंग आपकी है, वो स्प्रिंग क्या करने लगे, आपके अंदर इन मोशन हो गई, गति करने लग गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लग गई, अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वो पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ये स्प्रिंग का एग्जांपल कहां पे आ जाएगा, डायनेमिक्स के अंदर। अब इसकी स्टडी करनी है, कब करनी है, जब मैंने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने पर, इसको खींच कर छोड़ने पर जब ये गति कर रहा है, तो उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, डायनेमिक्स में। सिंपल सा समझ में आ गया। और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास में ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल को क्या करता हूं मैं, यहां से उठा करके यहाँ पे रख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे था, यहां से उठाया, मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे लाके क्या कर देता हूं, मैं इसको छोड़ देता हूं। जैसे छोड़ेंगे पार्टिकल, अब देखो ये इस तरफ क्या है, इसका स्लोप है, तो इस तरफ क्या करेगा, ये आना स्टार्ट कर देगा, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से क्या करेगा, ये मूव करेगा। और आपने देखा होगा कंपाउंड पेंडुलम, आपने घड़ी देखी होगी कहीं पे, तो वहां पे क्या होता है, इस तरह का पेंडुलम होता है, जो इस तरह से क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो ये एग्जांपल भी किसका हो जाएगा, डायनेमिक्स का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर केस के अंदर क्या कर रहा है, आपकी बॉडी मूव कर रही है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ये एग्जांपल्स तो हुए किसके, डायनेमिक्स के। तो डायनेमिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, उन बॉडीज की स्टडी करते हैं जो, ध्यान से सुनना एक बार और, जो क्या हो, इन मोशन हो अंडर द सर्टेन फोर्सेस, कुछ दिए गए बलों के अधीन यदि वो गतिशील अवस्था में है, तो उसका अध्ययन यांत्रिकी की जिस शाखा में किया जाता है उसको बोलते हैं गति विज्ञान। और नाम से मतलब लग रहा है, गति विज्ञान मीन्स गति होनी चाहिए, डायनेमिक्स मीन्स डायनेमिक मोड में होनी चाहिए। एक होता है स्टैटिक मोड, जिसको स्टेबल बोलते हैं, एक होता है डायनेमिक मोड। डायनेमिक मोड का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, चेंज होना है। तो आपको भी लाइफ में डायनेमिक मोड में रहना चाहिए ना, स्टेबल मोड में नहीं। तो ये हो गया आपके पास में डायनेमिक्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन मोशन। ये मैंने इसके 2-3 एग्जांपल्स बता दिए, और भी हम इसकी स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या बताया मैंने, अगेन मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर बॉडीज क्या है, रेस्ट पर है, अपने आसपास की चीजों के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, टाइम के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। उन सब की स्टडी किसमें करेंगे, स्टैटिक्स में। अब इसके कुछ एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इसका है वो ध्यान से देखो। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं, रोड पे काफी देखा होगा, और गांव के स्टूडेंट्स हो तो और ज्यादा देखा होगा, है ना, केसेस होते रहते हैं। ये आपके पास में 2 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, बिजली के 2 खंभे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के बीच में, इन दोनों पोल्स इतने बड़े लंबे लंबे पोल्स होते हैं ऊंचाई पे, और उन दोनों पोल्स के जो यहाँ पे ये एंड पॉइंट्स होते हैं, उस पे क्या होता है, इस तरह का वायर लटका दिया जाता है। आपको ये भी पता होगा, फिजिक्स में आपने ये भी पढ़ा होगा, कभी भी एकदम से स्ट्रेट नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ ढीला होता है, ठीक है, इस तरह का क्या होता है, वायर। तो ये तो आपके पास में क्या है, इसको बोलते हैं, कई बार इसको टेलीफोन वायर भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी वायर बोल दो। ये सेट आपके पास में क्या, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं। अब ध्यान से देखो, ये तो पोल है, और इन पोल के बीच में इस वायर को क्या कर दिया गया, 2 पोल्स के बीच में इस वायर को बांध दिया गया है, तो थोड़ा लटक जाता है। अब इस वायर की स्टडी करना, अब वायर क्या क्या मूव कर रहा है, क्या कोई भी आ रहा है, उसके आसपास चीजें हैं, सबके सापेक्ष वो हमेशा क्या है, स्थिर है। ये अपनी अवस्था को या अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, जैसा है वैसा का वैसा ही है। इसकी स्थिति में समय के सापेक्ष या अपने आसपास की चीजों के सापेक्ष इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, और कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है
तो इसकी स्टडी अब किस में की जाएगी, इसकी स्टडी की जाएगी स्टैटिक्स में। और स्टैटिक्स का एक स्पेशल पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं कैटेनरी, और कैटेनरी में हम बात करते हैं कॉमन कैटेनरी की, तब इसकी स्टडी करते हैं। इनकी स्टडीज किस में की जाती है, ये भी एसएचएम का पार्ट है, ये भी हम बात करेंगे, ये भी ऐसे, ये एसएचएम नहीं है, हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, सिंपल वाला नहीं है, हार्मोनिक मोशन है। कंपाउंड पेंडुलम जो है वो भी हार्मोनिक मोशन है। ये सारी स्टडी की जाती है डायनेमिक्स के अंदर। और ये जो वाइल वाला केस हो गया स्टैटिक्स मोड के अंदर। और भी अगर आपने कई सारे क्वेश्चंस देखे हों, कई बार आपको बोल दिया जाता है कि ये जो कण है वो 3 बलों के अधीन साम्यावस्था में है। दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर 3 फोर्सेस। तो 3 बलों के अधीन अगर वो साम्यावस्था में, साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि वो फिक्स है, अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है। तो ऐसी चीजों की स्टडी भी हम किसके अंदर करते हैं, ऐसी चीजों की स्टडी में हम स्टैटिक्स में करते हैं। कोई जैसे मैं मान लेते हैं ये मेरा पॉम है, हथेली है, और ये एकदम रफ सरफेस है, इस पे कोई पार्टिकल से मारकर मूव कर रहा है, तो आपको पता होगा कि जो खुरदरी सतह होती है, जो आपके पास में रफ सरफेस होती है, उस रफ सरफेस पे यदि कोई बॉडी मूव करती है तो उस पे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। और उस फ्रिक्शन जो होता है उसकी स्टडी भी किस पे करते हैं, स्टैटिक्स। अब आप सोच रहे होंगे सर बॉडी तो मूव कर रही है तो इसके स्टैटिक्स में क्या, हम बॉडी की जो मूवमेंट है उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की। और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, उस सरफेस पे डिपेंड करता है, और सरफेस तो फिक्स है। तो फ्रिक्शन जो कॉन्सेप्ट है, जो घर्षण का कॉन्सेप्ट है, वो घर्षण का कॉन्सेप्ट क्या है, एक सतह पर निर्भर करता है, और वो सतह क्या होती है, फिक्स होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, घर्षण और फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी स्टडी जो होती है वो भी किस में करते हैं, स्टैटिक्स में करते हैं। इस तरह के तमाम एग्जांपल है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, गुरुत्व केंद्र की बात करें, उसकी स्टडी भी हम किस में करते हैं, स्टैटिक्स में करते हैं। कल मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे थे, उस टॉपिक्स में डायनेमिक्स में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बताया था, जैसे अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो एक तरफ से आप मिसाइल छोड़ोगे, ठीक है, आपके पास में है कुछ इस तरह से, आप क्या करोगे, यहाँ से आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट इस तरह से करोगे, तो ये प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगी, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब कोई भी पार्टिकल को आप यू वेलोसिटी से फेंकोगे तो ऑफ कोर्स किसके अंदर है, वो मोशन के अंदर है, गतिशील अवस्था में है। तो इसकी स्टडी भी हम किस में करते हैं, डायनेमिक्स में करते हैं। तो ये तो पार्ट हुआ कि डायनेमिक्स होती क्या है, स्टैटिक्स होती क्या है, और मैकेनिक्स होती क्या है। 2 वर्ड यहाँ पे हमने और सीखे कि इन मोशन का मतलब क्या होता है और एट रेस्ट का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग 2 चीजों की ओर, एक होती है बॉडीज और एक होती है रिजिड बॉडी और एक होता है पार्टिकल। ये तीनों चीजें क्या होती है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। जो डायनेमिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलेंगे पार्टिकल की डायनेमिक्स, वो बॉडीज की डायनेमिक्स या रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स नहीं है। जब रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स की बात आती है तो उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ठीक है। चलो इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं। यहां से मैंने आपको 2 चीजें बता दी, मैकेनिक्स के 2 पॉइंट्स हो गए, एक डायनेमिक्स हो गया, एक स्टैटिक्स हो गया। अब डायनेमिक्स को अगेन हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पार्टिकल और बॉडीज की बात हम बाद में करेंगे, पहले इनको समझते हैं। अब डायनेमिक्स में मैंने आपको अभी फिलहाल क्या बताया है कि अगर आपके पास में कोई बॉडी है और वो बॉडी अगर गतिशील अवस्था में है कुछ बलों के अधीन, तो उसका जो अध्ययन है विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, यांत्रिकी की जिस शाखा में किया जाता है, उसको बोलते हैं गति विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में डायनेमिक्स बोलते हैं। और डायनेमिक मोड में होना जरूरी किसी भी पार्टिकल का। अब ध्यान से देखो, यहां से भी क्या करते हैं, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और 2 पार्ट बड़ी सिंपल से हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता भाई। एक आपके पास में वर्ड है काइनेमेटिक्स और एक आपके पास में वर्ड है काइनेटिक्स। ये दोनों जो है वो डायनेमिक्स के पार्ट है। इसका मतलब चाहे काइनेमेटिक्स हो चाहे काइनेटिक्स हो, दोनों के अंदर हम एक ऐसे पार्टिकल की स्टडी करेंगे जो क्या है, एक मूवेबल है, या फिर हम बात करें कि इन मोशन है, गतिशील अवस्था में है। अब समझते हैं गतिशील अवस्था में यदि कोई कण है तो उसकी स्टडी जो है वो काइनेमेटिक्स में किस तरह की स्टडी करेंगे और काइनेटिक्स के अंदर क्या करेंगे, किस तरह की स्टडी करेंगे। अब ध्यान से देखो, सपोज मान लेते हैं आपका पार्टिकल यहां से अपना मोशन स्टार्ट करता है, ठीक है ना, समझना मेरी चीज को, और वो इस तरह से चलता 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 यहाँ पहुंच जाता है। जैसे कोई सांप वाप है, कोई कीड़ा वीड़ा है, कुछ भी ले लीजिए, यहां से ए पोजीशन से चलता है और इस बी पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, जब भी वो अपनी गतिशील अवस्था में होगा, ध्यान से सुनना, जब भी वो अपनी गतिशील अवस्था में होगा, व्हेन अ बॉडी इज इन द मोशन, तो उस पे क्या लगेंगे, कुछ फोर्सेस लगेंगे, कुछ बलों के अधीन ही तो वो गतिशील अवस्था में होगा, कुछ फोर्सेस के अंडर ही तो वो मोशन के अंदर होगा। तो जब कुछ बलों के अधीन वो, जब बलों के अधीन वो गतिशील अवस्था में है,
तो पहली चीज तो हो गई कि उन बलों का क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या इफेक्ट उन फोर्सेस का है। तो अगर हम किसी पॉइंट पर या किसी बॉडी पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, जब वो किस ऑपोजिशन के अंदर हो, इन मोशन हो, गतिशील अवस्था में, यदि किसी पिंड पर जो बल लग रहे हैं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, मींस उसके इफेक्ट, उसके फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं जब वो इस तरह से मूव कर रहा है तो, ठीक है, या फिर वो इस तरह से मूव क्यों कर रहा है, वो इस तरह से मूव क्यों नहीं कर रहा। अलग अलग पाथ में मूव करने के लिए फोर्सेस भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिंपल सी बात है। तो चीज जो डायनेमिक्स की के अंदर जब हम बात कर रहे हैं मूवेबल पार्टिकल की, गतिशील कण की, तो जब मूवेबल पार्टिकल जो है आपके पास में, उसकी स्टडी जब हम करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की, तो उसकी स्टडी किसमें की जाती है, काइनेटिक्स के अंदर। तो काइनेटिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, जो भी उस पर बल लग रहे हैं उन बलों के प्रभाव का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। अब देखो ये तो चीज हो गई कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहीं से देखो, ये पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक चला गया, तो ये क्या बन गया, एक पाथ बन गया। इसको बोलेंगे कण का पथ या उस पिंड का पथ। पथ का मतलब जिसपे वो चल के गया, या जो चलने पे जो पाथ बना, जो उसका रास्ता बना। तो यहां से यहां तक जो ये गया, इसका यदि मुझे ज्योमेट्रिकल मीन बन, ये ज्योमेट्री तो एक तरह से, पाथ क्या है, ज्योमेट्रिक फिगर है। तो किसी बॉडी का या किसी पार्टिकल का, किसी रिजिड बॉडी का जब मोशन करता है, अब देखो जब स्टैटिक मोड में होगा, मैंने इसको स्टैटिक्स में क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर स्टैटिक मोड में होगा तो किसी पाथ का निर्माण नहीं करेगा, कोई पाथ क्रिएट ही नहीं करेगा, कोई पाथ बनेगा ही नहीं, कोई पाथ बनेगा ही नहीं, तो मुझे इन वर्ड्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल मोशन के अंदर है, गतिशील अवस्था में है, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई पाथ बनाएगा, किसी न किसी पथ पे चलेगा। और इस तरह से बात करें कि उस बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा, या ज्योमेट्रिकल की स्टडी करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑफ बॉडी की बात करते हैं, इस पाथ की बात करते हैं, यहां से यहां तक गया। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने वाई एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस बना दिया। अभी आगे बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। इसके सापेक्ष कर रहा हूं, इस कण की स्थिति सर वाई कुछ एफ एक्स का लॉन्ग चल रहा है, कुछ का दे दिया, ये पाथ का समीकरण हो गया। इसके किसी पॉइंट पर वेलोसिटी आप निकालोगे, सर डी वाई बाई डी एक्स हो गया। आगे चल के हम बात करेंगे, इसको डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। ये सारी जो है ये क्या है, आपके ज्योमेट्रिकल मीन। ये इसकी स्लॉप हो जाएगी सर, ये ज्योमेट्रिकल मीन हो गया। तो जब भी आप किसी बॉडी के ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं तो वो किस में चला जाता है, काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स में क्या होगा, हम डील करते हैं किसके साथ में, ज्योमेट्री के साथ में। और ज्योमेट्री ऑफ किसकी, जो भी बॉडी आपकी दे रखी है। जब कोई बॉडी आपके पास में इन मोशन, अभी इसको सिंपल से समझो, कोई अगर आपके पास में पिंड है, गतिशील अवस्था में है, तो उस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, उनका प्रभाव क्या क्या है, इन सबकी स्टडी तो किस में करेंगे, इसमें। जब वो गतिशील अवस्था में है तो उसके ज्यामितीय जो अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे, काइनेमेटिक्स में। तो डायनेमिक्स के अगेन दो ब्रांचेज हैं, एक काइनेमेटिक्स इन विच वी डील्स विद द ज्योमेट्री ऑफ बॉडी। अब सिंपल सी बात है, मैं जब डायनेमिक्स की बात कर रहा हूं तो दिस बॉडी इज इन द मोशन अंडर द सर्टेन फोर्सेज एंड द इफेक्ट ऑफ दैट सर्टेन फोर्सेज जिसकी स्टडी करेंगे वो काइनेटिक्स। मींस काइनेटिक्स में क्या करेंगे हम लोग, काइनेटिक्स में हम डील करेंगे किसके साथ में, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के साथ में। ठीक है, तो ये दो वर्ड और हो गए, डायनेमिक्स के दो ब्रांच मैंने आपको और बता दी, एक काइनेमेटिक्स और एक क्या हो गया, काइनेटिक्स। ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं दो चीजों की और इस जनरल इंट्रोडक्शन को यहीं पे खत्म करते हैं। एक होता है आपके पास में जिसको बोलते हैं पार्टिकल, एक होता है आपके पास में बॉडी। क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको लिखवाया वो सारे के सारे एग्जांपल्स में मैंने क्या लिया है, बॉडी 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 बोला है। लेकिन अब जो हम डायनेमिक्स पढ़ने वाले, जो हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, जिस कोर्स को मैं लेके आया हूं उसको बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल, और सिंप्लीफाई करके इसको सीधा सीधा बोलते हैं डायनेमिक्स। तो जब मैं डायनेमिक्स बोल रहा हूं इसका मतलब हो गया दिस इज द डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल। और जब मुझे बॉडीज की बात करनी होगी, बॉडीज का मतलब है जब भी मैं बॉडी बोल रहा हूं तो उसका संदर्भ सीधा सीधा रिजिड बॉडी से होता है। और रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स पढ़ना उसको बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जो भी हमारी सिलेबस में है, लेकिन हम अभी उसको कवर नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग दो वर्ड की। यहाँ पे एक वर्ड आपके पास में होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बॉडी, और बॉडीज के अंदर में बात कर लेंगे कि आपके पास में रिजिड बॉडी क्या होगी, ये बॉडी आपके पास में होगा। और एक वर्ड होता है आपके पास में जिसको बोलते हैं पार्टिकल, इसको हिंदी में बोलते हैं पिंड, और ये आपके पास में जो हो गया इसको बोलते हैं कण। अब देखो
इस पार्टिकल का संदर्भ जो है उसी तरह से है जिस तरह से आपने पॉइंट पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्यामितीय निर्देशांक तंत्र में बिंदु की परिभाषा, पॉइंट की डेफिनेशन कि पॉइंट क्या होता है। जिस तरह से वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से हमारे पास में, हमारे डायनेमिक्स में, हमारी मैकेनिक्स में क्या होता है, पार्टिकल होता है। अब ध्यान से देखो, बॉडी क्या होती है, जैसे मैंने कहा ये मार्कर है, ये मार्कर क्या, एक तरह की बॉडी है। अब इस पूरी मार्कर को देखोगे तो इस मार्कर में दो चीजें, एक तो ये पूरा मार्कर जो है वो किसी न किसी मैटर से, किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना होगा, तो इसका मतलब बॉडी जो होती है वो किसी न किसी मैटर से बनकर बनी होती है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस बॉडी को देखते हैं तो ये पूरा स्पेस हो गया, इस स्पेस में से भी ये कितना इस फाइनाइट, क्योंकि इसका जो साइज है वो साइज क्या है, फाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बॉडी होती है वो बॉडी क्या करती है, फाइनाइट स्पेस को कवर करती है। इसका मतलब डेफिनेशन क्या होगी बॉडी की, एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी क्या, कि बॉडी इज द, अब ध्यान से देखो, इट इज मैटर, कौन सा पदार्थ होगा, इट फॉर्म बाय मैटर विच ऑक्यूपाइज द फाइनाइट स्पेस, जो क्या करता है, एक परिमित जो आपके पास में स्पेस होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो कवर करता है। तो ये क्या हो गया, बॉडी क्या हो गया आपके पास में, एक तरह का मैटर हो गई, ठीक है, एक तरह का पदार्थ हो गई। या हम बात करें कि इट इज फॉर्म्ड बाय द मैटर विच ऑक्यूपाइज द, क्या करता है ये, फाइनाइट स्पेस, फाइनाइट स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाइज करता है। ये क्या हो गया अपने पास में, बॉडी हो गया। जैसे इस मार्कर को देखो, फाइनाइट स्पेस को कवर कर रहा है पूरा, और ये किसी न किसी मैटर से बनकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, बॉडी हो जाएगी। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पार्टिकल की, है ना। और जब भी ध्यान से देखना, मैं फाइनाइट स्पेस की बात कर रहा हूं तो इसके साइज के अंदर बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं हम लोग पार्टिकल की। पार्टिकल होता क्या, हिंदी में बोलते हैं इसको कण। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास में जो सिचुएशन पार्ट उसकी पॉइंट की होती है, वो हमारे डायनेमिक्स में क्या होता है, पार्टिकल होता है। पार्टिकल आपके पास में क्या होता है, अगेन ये क्या होता है कि आपके पास में एक तरह का बॉडी होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक ऐसी बॉडी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं हो, ठीक है, डायमेंशन नहीं हो, इसका मतलब क्या हो गया कि ये साइज जो है इसके हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, बहुत स्मॉल साइज मान लेते हैं। एक ऐसी बॉडी जिसके साइज क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो। बहुत ही स्मॉल का मतलब है कि इतनी स्मॉल लेना है कि उससे अगर आप दूसरी तरफ या किसी भी डायरेक्शन में जाते हो तो उसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। दूसरी तरफ से आप इस तरह से कर सकते हो कि पार्टिकल इज द पार्ट ऑफ बॉडी। पार्टिकल जो होता है वो बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तीसरी तरह आप इसको इस तरह से करते हो कि आपके पास में पार्टिकल जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है। जैसे मान लेते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो पेंसिल होती है, उस पेंसिल की नोक को जितना आपको शार्प करना उतना शार्प कर लो, उसके बाद में आप क्या करते हो, पॉइंट इस तरह से बनाते हो। आपको दिख भी नहीं रहा होगा, दिखाने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये आपके पास में पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट की डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि एक ऐसा टूल जिसकी कोई डायमेंशन नहीं हो। जब हम प्लेन के अंदर पॉइंट की बात करते हैं तो प्लेन के अंदर पॉइंट क्या होता है, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, प्लेन के अंदर डायमेंशन कौन सी होती है, तो लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, तो लंबाई हो गया, चौड़ाई होगी। तो एक ऐसा कारक, एक ऐसा टूल, एक ऐसी चीज जिसकी ना तो कोई लंबाई हो ना ही कोई चौड़ाई हो, वो कहलाता है एक समतल के अंदर बिंदु की परिभाषा। या हम बात करें कि एक प्लेन के अंदर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, विच इज नो डायमेंशन, दैट मींस विच इज नो लेंथ एंड नो विड्थ। अब मैं कहूं कि ये पार्टिकल है, सॉरी ये आपके पास में पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ में मैं क्या कर देता हूं, एक मास अटैच कर देता हूं। ऐसे बोल दूं कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ मास m, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, इसी को बोल देंगे पार्टिकल। तो कण क्या होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, इट फॉर्म्ड बाय द मैटर विच ऑक्यूपाइज द फाइनाइट स्पेस। यह उन पदार्थों से मिलकर बना होता है, पदार्थ से मिलकर बना हुआ वह चीज जो क्या करती है, एक परिमित स्पेस को, या हम कहें कि जगह को क्या करती है, घेरती है। वो क्या होगी हमारे पास में, बॉडी। बॉडी जो है कई सारे पार्टिकल का कलेक्शन होती है। इसका मतलब जो पार्टिकल है, इट इज द पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी का वह पार्ट। या हम इस तरह सबसे बेस्ट डेफिनेशन तो मैं मानता हूं कि आपके पास में एक ऐसा पॉइंट जिसका मास हो, वही क्या कहलाता है, हमारा पार्टिकल कहलाता है। अब समझिए, मैंने कहा कि ये क्या है, पार्टिकल क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिसका मास होता है, ठीक है, हमने मास मान लिया, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पॉइंट है, और पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि जिसके कोई भी डायमेंशन नहीं होती, मींस उसके ना तो कोई लंबाई होती है, ना ही उसकी कोई चौड़ाई होती है, ना तो उसकी कोई लेंथ होती है, ना ही उसकी कोई क्या होती है, विड्थ होती है। तो
A tool which has no length, no width, but it has mass is called particle. Means एक ऐसा टूल, एक ऐसा कारक जिसकी ना तो लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो, परंतु उसका द्रव्यमान हो, वही क्या कहलाता है? कण कहलाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप समझ सकते हो, मैंने कहा कि जो पार्टिकल है, जैसे मैंने इसी की बात की, ये पार्टिकल है, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं इस पार्टिकल को इतना बड़ा बना रहा हूं, आप समझ जाना कि बहुत ही स्मॉल है। हम इस तरह से भी बात करते हैं कि एक ऐसी बॉडी जिसका साइज बहुत 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 स्मॉल हो, इतना स्मॉल हो कि आप अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, इससे इस डायरेक्शन जाओ, तो इस डायरेक्शन जाओ, इस डायरेक्शन जाओ, इसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो भी हम उसको क्या बोल देते हैं? पार्टिकल बोल देते हैं। दूसरी डेफिनेशन मैंने ज्योमेट्रिकल वे में बताया कि आपके पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो पॉइंट जिसका मास होता है वो भी क्या होता है? पार्टिकल होता है। डायनेमिक्स से बात करें, पार्टिकल क्या होता है? पदार्थ से बना हुआ एक ऐसा कारक या ऐसा टूल जिसकी किसी भी डायरेक्शन में जाने पे, किसी भी दिशा में जाने पर उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, वो क्या होगा? पार्टिकल। तो ये था मेरे पास में बॉडी और पार्टिकल। अब बात करते हैं हम लोग डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी की। अब डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, अब देखो एक तरह से बॉडी है, डायनेमिक्स का मतलब क्या कर रही है? वो मूव कर रही है। तो जब एक बॉडी मूव कर रही है या इन मोशन होती है, तो मूव करने पर या गतिशील अवस्था में बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है या बॉडीज जो है उसकी शेप या साइज में कोई चेंजेस ना हो, तो वो क्या बन जाएगी? आपके पास में रिजिड बॉडी बन जाएगी, ठीक है। जैसे कई चीजें होती है, जैसे मान लो कोई भी चीज हवा में उड़ रही है, ठीक है, उड़ते उड़ते इसकी शेप या साइज में चेंजेस आ गया, तो फिर वो बॉडी तो है लेकिन वो रिजिड बॉडी नहीं होगी। रिजिड बॉडी क्या होगी? वो आपके पास में बॉडी जो अगर मूवेबल कंडीशन में है, मूव कर रही है इन मोशन में, मैं फिर कहा अंडर द सर्टेन फोर्सेस, अगर कुछ बलों के अधीन वो गतिशील अवस्था में है, इन मोशन में है, और देन इफ इट डज नॉट चेंज द इट्स शेप एंड साइज, उसकी आकृति और उसकी जो साइज है, मतलब उसके अंदर अगर कोई परिवर्तन नहीं होता, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या बन जाती है? आपके पास में रिजिड बॉडी। तो हमने क्या क्या सीखा? मैकेनिक्स सीख लिया, डायनेमिक्स बता दिया मैंने, स्टैटिक्स मैंने आपको बता दिया, इन मोशन, एट रेस्ट इसकी डेफिनेशन बता दी, बॉडीज क्या होती है, पार्टिकल क्या होता है, और उसके बाद में डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या होती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो चीजें आ गई। एक तो आपके पास में कौन सी हो गई? रिजिड बॉडी, ठीक है। और रिजिड बॉडी का जो हम स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? एक ऐसे डायनेमिक्स में करते हैं क्योंकि मूव कर रही है, तो इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या? कि डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। और डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी आप अलग से पढ़ते हो, कई सिलेबस में ये बीएससी में भी डाला हुआ है, कई जगह ये एमएससी में भी आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैकेनिक्स के नाम से स्पेशली इसको बोला जाता है, वहां पे हम डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और क्लासिकल मैकेनिक्स को ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में अगर पार्टिकल है, उस पार्टिकल की अगर मुझे स्टडी करनी है, कब? जब ये पार्टिकल मूव कर रहा हो, गतिशील अवस्था में हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल। और डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल जो है वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसी को शॉर्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। तो जब हम बात कर रहे हैं डायनेमिक्स की, तो इसका मतलब एक ऐसा पार्टिकल जो कुछ फोर्सेस के अंडर क्या हो? इन मोशन हो, मींस गतिशील अवस्था में हो, कुछ बलों के अधीन, तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक्स। ये हुआ हमारा पूरा ओवरव्यू। अब बात करते हैं हम कुछ और पॉइंट्स की। आज के लेक्चर में एक पॉइंट की ओर बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैंने दो चीजें आपको बताई थी। एक बताया था कि डायनेमिक्स जो होता है उसमें एक पार्ट मैंने बताया था आपको काइनेमेटिक्स, और एक पार्ट मैंने बताया था आपको काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स मैंने आपको जब बताया था तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास में कोई बॉडी है, वो मूवेबल कंडीशन में है, तो उसका ज्योमेट्रिकल जो स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और अगर उस पर स्टडी किया जाए इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की, तो उसकी स्टडी करते हैं काइनेटिक्स की। अब हम मूव करते हैं काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स जो होता है, उस काइनेमेटिक्स को समझिए। काइनेमेटिक्स में मैं क्या कर रहा हूं? ज्योमेट्रिकल जो स्टडी कर रहा हूं, किसका? पार्टिकल का। अब ज्योमेट्रिकल स्टडी क्या होगा? अभी थोड़ी देर बताया था कि अगर आपका पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये जो कर्व बन रहा है, इस कर्व की स्टडी करना, ये कहलाता है आपके पास में ज्योमेट्रिकल। अब ध्यान से देखो, इस कर्व की स्टडी में दो तरीके से कर सकता हूं। कर्व को देखने के मेरे अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, हालांकि प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन आपने दो तरह की चीजें पढ़ी होगी। एक पढ़ा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखता हूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल है तो उसके कोऑर्डिनेट कितने लिखते हैं? x, y। मींस ये क्या हो गया? अपने पास में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, कार्तीय निर्देशांक तंत्र हो या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तो हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, उन दोनों
को जो है वो क्या बोलते हैं, एक तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, दोनों एक ही चीज है ना, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है दोनों के दोनों एक ही चीज है, ठीक है। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं, क्योंकि हम केवल इसकी स्टडी करते हैं। जब हम पॉइंट के फॉर्म में स्टडी करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब उसका अध्ययन करते हैं, तो हम उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं। अब मैंने कहा कि पार्टिकल जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, इस पाथ को बनाया। अब इस पाथ की अलग अलग तरह से स्टडी करते हैं, इस पाथ की इक्वेशन लिखते हैं। अगर मैंने y = fx ले लिया तो इसका मतलब मैंने कुछ एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जिसके अंदर x को डिफाइन किया, y को डिफाइन किया। मैं चेंज कर दूं r = f ऑफ थीटा ले लिया, तो आपके पास में अब आप अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो। तो हमारे डायनेमिक्स में भी जब हम प्लेन कर्व की बात करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कौन कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम जनरली बात करेंगे। और यहां से जो है एक आपके पास में टॉपिक है जो मैंने लिखवाया था प्लेन काइनेमेटिक्स, वहां पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीजें हम पढ़ेंगे जब आपके पास में कर्व की इक्वेशन इस फॉर्म में हो और जब कर्व की इक्वेशन इस फॉर्म में हो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सारी चीजों की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल समझते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये क्या होता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास में कंपोनेंट, ये क्या होता है। मैं पानी पी लेता हूं फिर बात करते हैं। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, और काइनेमेटिक्स के लिए या डायनेमिक्स के लिए ये बहुत जरूरी है। हालांकि आप सबने पढ़ा होगा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो होता है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और ध्यान से समझना, फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस होता है इसी को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, निर्देशांक तंत्र जिसकी हम बात करें। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे आप इतना समझिए, इसको बोलते हैं निर्देशांक तंत्र। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास में हम बात करें सिर्फ प्लेन के अंदर, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है हम केवल डायनेमिक्स पे आ जाते हैं। अब हम स्टैटिक मोड या रेस्ट पे जब पार्टिकल है विराम अवस्था में, तो उसकी बात नहीं करते, हम मान के चले हमारा पार्टिकल हमेशा क्या गतिशील अवस्था में। अब जब वो डायनेमिक मोड के अंदर है, जब वो इन मोशन के अंदर गतिशील अवस्था में है, तब आपके पास में हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो गतिशील अवस्था में भी कहां पे है, इस प्लेन के अंदर। ये जो बोर्ड है इसी बोर्ड पे है, इसके बाहर नहीं है। जैसे हवा के अंदर भी है, मैं चल रहा हूं, मैं स्पेस के अंदर चल रहा हूं, ठीक है। तो मेरी स्टडी नहीं करनी है आपको, स्पेस के अंदर हम बात नहीं करें, हम बात करें सिर्फ प्लेन के अंदर कि हमारा पार्टिकल जो है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं डायनेमिक्स की बात करूं तो मैं बार बार पार्टिकल बोलूंगा, बॉडीज नहीं बोलूंगा। ये मेरे पास में पूरा बोर्ड है, और इस बोर्ड पे ही मुझे क्या करना है, पार्टिकल को मूव करवाना है। जब पार्टिकल को मूव एक बोर्ड पे करवाएंगे तो आपको पता है कि इस बोर्ड की जो है एक प्लेन है, और इस प्लेन की डायमेंशन कितनी है, 2 है। ये प्लेन क्या होगा, इसमें अगर मैं इस तरह से बात करूं कि ये मेरे पास में ये एक तरह से पूरा मेरा प्लेन है, जो बोर्ड है कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से है। यहां पर मैं अगर इसको सेंटर मानता हूं तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। इसका मतलब इसके 2 ही डायमेंशन। मीन जब प्लेन के अंदर मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस तरह से चल रहा है, तो उसकी कितने डायमेंशन होंगे, केवल 2, या तो इसके रेस्पेक्ट में या इसके रेस्पेक्ट में। और भी हम चीजें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझना है कि हमारा प्लेन कर्व, और प्लेन कर्व है तो उसकी क्या होगी, 2 डायमेंशन होगी। प्लेन कर्व के लिए या प्लेन के अंदर या प्लेन के ऊपर यदि कोई पार्टिकल चलता है या कोई कण चलता है, कोई पॉइंट मूव कर रहा है, तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो हम 2 ही पढ़ते हैं। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि क्या 3D के अंदर अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है तो वहां पे भी कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, उनको बोलते हैं। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यहाँ पे भी होता है, जिसको बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक तंत्र। एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको बोलते हैं गोलीय निर्देशांक तंत्र। एक होता है आपके पास में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको बोलते हैं बेलनाकार निर्देशांक तंत्र। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लेन की, तो प्लेन के अंदर हमारे पास में 2 ही होते हैं। एक जो आपके पास में है उसको बोलते हैं आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक तंत्र। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बात करते हैं ये क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं एक दूसरा इंपॉर्टेंट, ये तो हालांकि सबको आता है, 11th 12th से आप पढ़ते हुए आते हो, आता तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं कि क्योंकि बीएससी में फर्स्ट ईयर में डाल दिया जाता है। ये आपके पास में हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ध्यान से देखो, एक सिस्टम आपके पास में ये रहा और एक सिस्टम आपके पास में ये रहा, ठीक है। इन दोनों की स्टडी करते हैं और उसके बाद में हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की।
तो एक आपके पास में है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक आपके पास में है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब दोनों को समझते हैं होता क्या है, यहीं पे समझ लो। और जब इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखेंगे तो रिलेशन लिखते वक्त हम बात कर लेंगे कि कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं, जो डायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये ज्यादातर काम आता है स्टैटिक्स के अंदर कंपोनेंट लेना, ठीक है, उसको दो भागों में विभाजित करना या उसके घटक लेना, किसी बल के घटक लेना। हालांकि ये चीजें काम आती है आपकी स्थिति विज्ञान में, स्टैटिक्स में, लेकिन हम यानी डायनेमिक्स में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह यूज आ ही जाता है किसी ना किसी क्वेश्चन में। तो ये तो था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक तंत्र। अब ध्यान से देखो, हम फिलहाल बात कर लेते हैं एक पॉइंट की, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास में जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल एक तरह का पॉइंट होता है जिसका मास होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल स्टडी कर रहे हैं। और जब भी आपको ऑफ कोर्स ये पता है कि जब ज्योमेट्रिकल स्टडी आप कर रहे हो तो यार आपको उसके मास की जरूरत नहीं है। यू ट्रीट पार्टिकल एज ए पॉइंट, सिंपल सी बात है। एक कण को एक बिंदु के तौर पे ले लो, क्योंकि हम बात करें काइनेमेटिक्स की, और काइनेमेटिक्स में उसकी ज्योमेट्री की स्टडी की जाती है, उसके फोर्सेस की स्टडी नहीं की जाती है। तो मास काम कब आएगा, जब आप किसकी स्टडी करोगे, काइनेटिक्स की स्टडी करोगे, उस पर फोर्सेस की स्टडी करोगे। तो फिलहाल मैं पार्टिकल को एक पॉइंट मान लेता हूं और मान लेते हैं मेरा पार्टिकल क्या है, ये रहा। ठीक है, ध्यान से समझना। पी आप तो सब लोग जानते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, लेकिन इस वे में सीखिए इसको। ये पॉइंट P है, ये पार्टिकल P है। ये पार्टिकल आपका इधर से चल रहा है और चलते चलते मान लेते हैं इस कर्व के लॉन्ग चला और यहाँ पे पहुंच गया। यहां से इसने मोशन स्टार्ट किया, ये ए है और मान लेते हैं इसको बी पॉइंट तक जाना है। आर्बिट्ररी पॉइंट मैंने ले लिया पी, इस पी पॉइंट पर पार्टिकल की पोजीशन ये रही। अब हमें क्या करना, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, निर्देशांक तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी। जब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल से इसको समझाऊंगा कि वास्तव में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन फिलहाल हम जो है इसको इतना समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट की अगर हमें पोजीशन को फाइंड आउट करना है, निर्देशांक तंत्र या हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो रेफरेंसेस होते हैं या वो टूल होते हैं जिसकी सहायता से हम, यदि कोई प्लेन के अंदर कोई पार्टिकल चल रहा है, कोई कण चल रहा है और इसकी स्थिति बताना है किसी समय पर, तो हम जिसका यूज में लेते हैं वो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब वो अलग अलग तरह से आप उसकी स्थिति बता सकते हो। हम पहले बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जो तीन चीजों से मिलकर बना हो। कौन कौन सी चीजें, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको बोलते हैं ओरिजिन। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन चीजें होती हैं। पहली चीज हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी चीज वर्टिकल लाइन और तीसरा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान से देखिए, तो इस पॉइंट की पोजीशन को क्या फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक चाहिए मुझे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो ये रहा, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं या आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, हमेशा ओ से। ये जो है इसको मैं एक्स मान लेता हूं, जो हॉरिजॉन्टल है इसको मैं वाई मान लेता हूं, तब हम इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस है। ये जो होती है आपके पास में क्या होती है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, और जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली मूल बिंदु या ओरिजिन। ठीक है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं हिंदी में। अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट P की पोजीशन को फाइंड आउट करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सापेक्ष, इसके अबाउट। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस हम इस पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल में करते क्या है कि जिस पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना है उस पॉइंट से उन दोनों लाइनों पे कौन कौन सी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। तो यहां से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर, और मैं आपको बाद में बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा, जनरल लाइफ का एग्जांपल लेकर कि कोऑर्डिनेट सिस्टम वास्तव में होता क्या है। फिलहाल आप इतना समझे कि इस पॉइंट P की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, तो इस P से मैं क्या करता हूं, दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं। जो आपके पास में y एक्सिस है, इस y एक्सिस के जो अलोंग जो आपका परपेंडिकुलर है उसको मैं किसे डिनोट कर देता हूं, y से, और x एक्सिस के अलोंग जो है वो किसे डिनोट कर देता हूं, x से। जब x एक्सिस के अलोंग आपके पास में ये x हो गया और ये y हो गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने लिखते हैं अपन, x, y। और अब जो ये पार्टिकल इस पाथ के अलोंग चल रहा है, इस पाथ की इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, y = fx। ये कौन सा सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप क्या बोलोगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 टूल्स, one is horizontal line, second one is vertical line, and third one is the point of intersection of horizontal and vertical line।
मीन्स क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और उन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु जिसको हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, किसका क्या फॉर्म करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर मुझे किसी बिंदु की स्थिति का बताना हो, उसकी पोजीशन को बताना हो, तो उस पॉइंट से उन दोनों लाइंस पे मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर लाइन डाल करके पहले मैं लिखता हूं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो आपके पास में कोऑर्डिनेट या पैरेलल जो आपके पास में परपेंडिकुलर लेंथ है, और वाई एक्सिस के पैरेलल जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसको सेकंड कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, ये आप सब जानते हैं। अब बात करते हैं इस सिस्टम की। अगेन आपका पार्टिकल कुछ इस तरह से मान लीजिए, यहां से आपने मोशन स्टार्ट किया ए और उसको बी बिंदु तक जाना और पहुंच भी गया। बीच में किसी समय टी पर हम बात करते हैं कि वो पॉइंट कहां पे, पी पर। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र। होता क्या समझिए। अगेन मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पी की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सिर्फ देखने का नजरिया है। यहाँ पे एक इंसान खड़ा है जो इस दूसरे इंसान को अलग तरीके से देख रहा है, यहाँ पे भी एक इंसान खड़ा है और यहाँ पे अब देखने वाला अलग हो गया, चेंज हो गया है ना, तो अपने वजह से देखेगा। तो दो अलग अलग इंसानों को, दो अलग अलग इंसान, एक इंसान को अलग अलग नजरिए से देखना, उसको बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अगेन इस पॉइंट पी की पोजीशन को क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। अब इस पॉइंट पी की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, लेकिन आप समझते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। जहां समझो, इसको रिलेट करो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मुझे कितनी चीजों की आवश्यकता थी, 3 चीजों की। कौन कौन सा 3 चीज, क्या वैसे 2 ही चीज, तीसरी चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक तो आपको चाहिए था हॉरिजॉन्टल लाइन और एक चाहिए था वर्टिकल लाइन। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कहता है कि आप इतना कष्ट मत करो, आप एक काम करो, एक लाइन ले आओ केवल और उसी लाइन से मैं काम चला दूंगा। क्या किया इसने, ये कहता है कि आप केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, लेकिन उस हॉरिजॉन्टल लाइन का उसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि एक पॉइंट आपको फिक्स करना पड़ेगा और उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। मींस आपको केवल क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लानी है। जैसे मैंने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आ गया, लेकिन उसने बोला कि अब एक काम करना पड़ेगा, आप हॉरिजॉन्टल लाइन तो ला रहे हो, क्योंकि लाइन तो क्या होती है आपके पास में, इट इज लाइन। लाइन का मतलब क्या होगी, यहीं तक नहीं है, लाइन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होगी, ठीक है ना। इसके डायमेंशन की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगी। जब फाइनाइट लेंथ आपको लेनी इस लाइन की, तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में रेखाखंड बोलते हो। तो रेखा तो इनफाइनाइट होती है। इसने कहा कि चलो ठीक है, आप लाइन लेके आ जाओ और ये जो लाइन है, इस लाइन का लेकिन आपको एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। और हमने कहा कि जिस पॉइंट को आप फिक्स कर रहे हो उसी को मैं इनिशियल पॉइंट बोलूंगा। तो उसने क्या किया, एक लाइन केवल हमें चाहिए किसके अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितनी चाहिए थी, 2 चाहिए थी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये कहता है नहीं, आप केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले आओ, मैं लेके आ गया, लेकिन उसका एक पॉइंट क्या कर दो, ओ। ये जो पॉइंट है ये आपका क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, ये स्थिर है, इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये मार्कर का ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया और ये आगे तक जा रहा है, कोई सीमा नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं, जाता जा रहा है। ये पॉइंट जो फिक्स हो गया, इसको बोला कि ये पोल होता है, जिसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, इस तरह से एक तीर का निशान का मतलब चलता जा रहा है। इसके पॉइंट्स को जहां एंड हो गए, फिलहाल इसका क्या कर लेता हूं मैं, एक सेगमेंट ले लेता हूं और इसका एक टर्मिनल पॉइंट को मैं एक्स मान लेता हूं, अंतिम बिंदु को एक्स मान लेता हूं। अब यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको मैंने एक्स एक्सिस बोला था, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोला था। तब इसने कहा कि अब हम नाम चेंज करो, क्योंकि मैंने ये बोला है कि इसका ये जो पॉइंट है वो फिक्स है, तो इसका भी नाम चेंज कर दो। और उन्होंने कहा ठीक है, चेंज कर देते हैं, और इसको क्या बोल दिया, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन का मतलब हो गया आरंभिक रेखा। तो ये आरंभिक रेखा, इसका एक जो बिंदु आपने फिक्स किया था, इसको फिक्स्ड पॉइंट, जिसको बोलते हैं पोल या ध्रुव। जैसे यहाँ पे ओरिजिन था, मूल बिंदु। अब ये क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनो। इसने तो कहा कि जो 2 लाइन ला रहे हो तो दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर डालो। इसने कहा कि यार आप एक ही लाइन ला रहे हैं तो एक लाइन पे परपेंडिकुलर मतलब। अब यहाँ पे कहा कि आप एक लाइन में मैंने लेकिन 2 चीजें फिक्स कर दी। कौन कौन सी चीजें फिक्स कर दी, एक तो वो लाइन मूव नहीं करवानी, ये फिक्स ऐसे कैसे पड़ी हुई है, और दूसरे इसका एक पॉइंट। अगेन मुझे यहाँ से 2 टूल मिल गए। मैंने कहा कि प्लेन के अंदर, और प्लेन के अंदर उसके 2 डायमेंशन चाहिए, 2 टूल मिल गए। एक टूल ये इनिशियल लाइन हो गई और एक टूल इसका ये फिक्स पॉइंट हो गया। यहां पर भी 2 टूल थे, ये पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट तो ऑटोमेटिक आया था, ये दिया नहीं था। दिया आपको 2 लाइन थी तो 2 फिक्स लाइन दे दी मैंने। 2 फिक्स लाइन देती तो मैंने क्या किया, फिक्स लाइंस पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता। तो इसने कहा कि जब आपके पास में ऐसी सिचुएशन हो, एक ही लाइन हो और उसका पहला पॉइंट फिक्स हो, तो आप क्या करो, जिस पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट को उसके फिक्स पॉइंट से मिला दो। मैंने ही मिला दिया।
यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कैलकुलेट कर लो। मैंने कहा ठीक है कर लियो, उसको आर से डिनोट कर दो। और ये जो लेंथ है इसी लेंथ को बोलते हैं रेडियस वेक्टर और हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुवांतर रेखा। ठीक है, इनिशियल लाइन पोल। इसने कहा ठीक है अब अगेन उसने कहा कि देखो जैसे आपने इस पी को इस ओ से मिलाया, एक लाइन बन गई। एक लाइन आपके पास में ऑलरेडी है और दोनों लाइन एक दूसरे को कहां करती है, ओ पर इंटरसेक्ट करती है। दोनों के बीच में कोई ना कोई तो एंगल होगा और वो एंगल फिक्स नहीं होगा। यहाँ पर तो एंगल कितना था π/2, लेकिन यहाँ एंगल फिक्स नहीं होगा। पॉइंट यहाँ आ गया तो एंगल बढ़ गया, पॉइंट इधर आ गया एंगल कम हो गया। तो उसने कहा कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लो और वो जो लाइन इस इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान देना वामावर्त बोलते होंगे शायद या दक्षिणावर्त मुझे नहीं पता, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की जो सुई होती है उसकी विपरीत दिशा में जो एंगल आप ले रहे हो उसको उसने कहा कि थीटा बोल दो। अब अगर मान लो मैं एंगल को मैं इस तरह से काउंट करूं, इधर तीर का निशान लगा दिया घड़ी की सुई की दिशा में, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, तो भी कितना हो जाएगा -θ। ध्यान देना माइनस और प्लस साइन डायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से यहां जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लिया ये अगर थीटा है, ये आर है, तो उसने कहा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे r, θ। और ये बन गया हमारा कौन सा सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर अब आपसे कोई पूछ ले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप कहोगे नहीं दो लाइन की नहीं एक ही लाइन की जरूरत है, लेकिन उसका एक पॉइंट आप फिक्स करके दे दो। तो ये था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं फिर से कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, अब इस कर्व के इक्वेशन किस फॉर्म में लिखेंगे हम, r = f(θ). अब मैंने कहा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम दोनों की स्टडी करेंगे जब हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, प्लेन काइनेमेटिक्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था काइनेमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल स्टडी करते हैं, और जब मैंने प्लेन लगा दिया इसका मतलब मैं प्लेन के अंदर किसी पार्टिकल का ज्योमेट्रिकल स्टडी करूंगा, तब मैं एक एक्सरसाइज में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन इसके बेस कराऊंगा और 25 से 30 क्वेश्चन इसके बेस कराऊंगा। दोनों की ही स्टडी हम प्लेन काइनेमेटिक्स में करेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स का मतलब यही होता है ज्योमेट्रिकल स्टडी ऑफ अ पार्टिकल, वहां पे हम स्टडी करेंगे। तो ये दो चीजें होगी। अब हमारे पास में आज की लेक्चर का मुझे लगता है काफी टाइम हो गया है, ठीक है, लेक्चर लेते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया होगा। तो लेकिन फिर भी हम एक काम करते हैं, थोड़ा लेंथी कर लेते हैं इसको। 2 लेक्चर में बेसिक ऑफ डायनेमिक्स को खत्म करना है, तो हम इस लेक्चर के अंदर एक वर्ड को सीखते हैं, कंपोनेंट्स। मैंने कहा कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कंपोनेंट्स ज्यादातर काम आते हैं स्टैटिक्स के अंदर, डायनेमिक्स में कुछ क्वेश्चंस में ही काम आते हैं, लेकिन हम सीख लेते हैं। और उसको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेस्ट काम कर लेते हैं। अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट है सिस्टम है और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पॉइंट आपका सेम है, पार्टिकल आपका सेम है, बस आपने क्या किया, एक बार उसकी पोजीशन इस फॉर्म में लिख दी, एक बार पोजीशन इस फॉर्म में लिख दी, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, वहीं से हम कंपोनेंट निकालना भी सीख लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का जो है वो आपके पास में है कंपोनेंट लेना, ठीक है। अब कंपोनेंट कैसे लेना है ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कंपोनेंट की बात करते हैं कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं, किसी एक क्वांटिटी का कंपोनेंट किस किस पे कैसे कैसे लेते हैं। इसी को मैं अभी फिलहाल इसको किस रेफरेंस से आपको समझा रहा हूं, मैं रिलेशन से समझा रहा हूं, लेकिन रिलेशन किस किस के बीच में, बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने अभी पढ़ाया आपको, उन्हीं के बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और वहीं से कंपोनेंट लेना सीख जाते हैं। इसको कहते हैं कि दो काम हो जाएंगे, मतलब एक ही चीज से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक पंथ दो काज सुना ही होगा, तो इससे दोनों चीज समझ में आ जाएगी, इनके बीच में रिलेशन भी आ जाएगा और कंपोनेंट लेना भी। अब ध्यान से देखो, अगेन आपके पास में ये पार्टिकल है ना, इस पॉइंट P की पोजीशन को, इस पार्टिकल P की पोजीशन, क्योंकि मैं ज्योमेट्रिकल बात कर रहा हूं तो पार्टिकल ही क्या बन जाएगा, मेरा पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना है मुझे, किसमें करना है, पहले चलते हैं कार्टेशियन के अंदर और फिर उसके बाद में चलेंगे पोलर के अंदर। लेकिन ध्यान देना अलग अलग नहीं करेंगे, जैसे मैंने अलग अलग डायग्राम बनाया था। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, और जब मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैंने बताया कि एक आदमी है और उस एक आदमी को जज कर रहे हैं दो आदमी, दोनों के बीच में अगर कुछ सिमिलरिटी है, कुछ अगर उसमें कंक्लूजन निकालना, दोनों आदमियों को एक साथ बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो कुछ समाधान निकलेगा। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक साथ लाते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, कार्टेशियन को लेके आया। कार्टेशियन के लिए मैंने क्या बताया था कि आपके पास में दो लाइंस होती हैं, उनका इंटरसेक्शन O होता है, ये X हो गया, ये आपके पास Y हो गया, सबको पता है।
इससे मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये x और y, तो ये x होता है, ये y होता है, ये सबको पता है। अब ये भी बताया। अब बात करते हैं पोलर की। पोलर के लिए भी पोलर को यहाँ लाओ। अब पोलर के लिए क्या था, एक लाइन चाहिए थी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरी x एक्सिस मैंने ली, इसी x एक्सिस को मैं क्या ले लेता हूं, इनिशियल लाइन ले लेता हूं। और अगर ये इनिशियल लाइन है तो इसका ये जो पॉइंट था जिसको मैंने ओरिजिन बोला था कार्टेशियन के अंदर, उसी को मैं क्या ले लूं, पोलर के अंदर ध्रुव जिसको बोला था। और इस पॉइंट को किससे मिलाया था, इससे मिलाया था, ये r था, ये कितना बन गया, थीटा। अब ध्यान से सुनना, इस डायग्राम को, ये जो पूरा डायग्राम बना हुआ है यहां से लेकर के O, ये क्या हो गया r, और आपके पास में ये लाइन जिसको बोलते हैं x, और आपके पास में ये चीज हो गई जिसको आप y बोल रहे हो, है ना। ये एंगल यहां से यहां तक कितना हो गया, थीटा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, और रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से देखो, मैं कंपोनेंट लेना सिखा रहा हूं। अब आपके पास में ध्यान से समझना है कि अगर ये लाइन है जिसका कंपोनेंट आपको लेना है, लेकिन ये लाइन जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, इस तरह से, है ना, कंपोनेंट घटक लेना, यही होता है। तो जिस लाइन से जो एंगल बना रही है थीटा, उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा आर का, उसको लिखेंगे आर कोस थीटा। हमेशा होता है, जिससे एंगल बना रही है उस डायरेक्शन में कोस, और जो अपोजिट बना रही है वो कितना होगा आपका आर साइन थीटा। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो अगर ये थीटा हो गया दोनों परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, है ना। तो अगेन ये आर और कितना हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, तो भी कितना हो गया आर साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने क्या किया, इस आर का दो डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया। इस डायरेक्शन में जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही वो आर कोस थीटा हो गया, इस डायरेक्शन में आर साइन थीटा हो गया। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस तरह से मिला देता हूं, तो ये तो मैं आपके पास में कितना था, x था, क्योंकि इसके पैरेलल x है, और ये कितना हो गया आपके पास में y। तो ध्यान से देखो, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, r cos थीटा, क्योंकि ये x ही है, और y की वैल्यू कितनी हो गई, r sin थीटा। ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। और भी आप निकाल सकते हो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो, उसको भी समझते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया यहाँ पर, ये आपके पास में इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ गया, आर कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ गया, आर साइन थीटा। तो अगर आपको दो कंपोनेंट दिए हो किसी फोर्स का, जैसे आर का मुझे दो कंपोनेंट दिया था, या आर कोई भी टूल है जिसके दो कंपोनेंट है, तो आर कितना होगा, तो यहाँ पे इस आर की वैल्यू को निकालने का तरीका है, उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट का स्क्वायर रूट। और ध्यान से देखो, यहाँ पे आप करोगे आर एक्स कितना है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखो, दोनों को ऐड करो, आर स्क्वायर कॉमन लिया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 1, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ गया, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब आप समझिएगा, इसको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये तो रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब कंपोनेंट लेने की बात कर रहे थे हम लोग, तो कंपोनेंट का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके पास में ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, और कोई टूल है, सपोज मान लेते हैं ए, वो हॉरिजॉन्टल से अगर आपके पास में थीटा एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो x की डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है ax, और y की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ay, तो ax आपके पास में कितना होगा, अभी बताया, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो कितना हो जाएगा a cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना हो गया a sin थीटा। ये तो हो गए कंपोनेंट। और a की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो ये एक फॉर्मूला आपको कंपोनेंट का याद रखना है। तो इस लेक्चर में हमने बात की मैकेनिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, इन मोशन, एट रेस्ट, बॉडीज, पार्टिकल, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, एज वेल एज लास्ट टॉपिक कंपोनेंट, दोनों के बीच में रिलेशन। ये बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स का आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे, उसके अंदर हम सबसे जो मेन पॉइंट है वो है आपका रेट ऑफ चेंज, अट्रैक्शन फोर्सेस, रिपल्सन फोर्सेस, एज वेल एज आपके पास में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इन तमाम चीजों के जो भी हैं, चाहे वो 1 घंटे का लेक्चर हो चाहे 1.5 घंटे का लेक्चर हो, सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये सब कुछ
समझ में आया होगा। एक बार इसको और देख लेना और पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। और अगर कुछ डाउट्स हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप का, वहां से भी पूछ सकते हो, या फिर आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कल बताना भूल गया था कि जब भी क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा, हालांकि मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखूंगा नहीं यहाँ पे मार्कर से, साइड में मैं एडिटिंग के समय यहाँ पे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं उसका इमेज जो है वो चिपका दूंगा। लेकिन अगर आपको और भी फॉर्मेट में क्वेश्चन चाहिए तो पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उस टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है वो एक असाइनमेंट मिल जाएगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।